ओलंपिया दोस्तों कितना अलग था ना। सीबम अपने बेस्ट पे, हार्डी शुपन थे अपने बेस्ट पे, सैमसन दौदा अपने बेस्ट पे, इवन डेरेक लैंसफोर्ड ने भी खुद को पुश किया आने के लिए अपने बेस्ट पे, पर वो नहीं आ पाई, ये और बात है। कितना कमाल का ये शो था। यहाँ पर अली बिलाल अपने बेस्ट पे आए, मार्टिन फिट्स वाटर अपने बेस्ट पे, यून पियर्सन अपने बेस्ट पे। कमाल का ओलंपिया, 60वें साल का ओलंपिया था तो बहुत अलग होना ही था। लेकिन इस बार ओलंपिया खत्म होने के बाद कुछ ऐसी ऐसी बातें हुई हैं जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। इस साल के ओलंपिया की अगर पहले बात कर लूं तो इस बार बहुत चीजों में गड़बड़ी हुई और उसके ऊपर मैं कल एक वीडियो लाऊंगा कि ओलंपिया में क्या ग्लिचेस थे, प्रॉब्लम्स इतनी सारी थी। वो वीडियो ऑलरेडी बन गई है लेकिन कल तक ही डाल पाऊंगा मैं। आज ये अपडेट्स के ऊपर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं कई सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स और कई सारे अलग अलग एक्साइटिंग न्यूज के बारे में बात करूंगा आफ्टर ओलंपिया। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ी एक दिक्कत हुई थी इस बार एंड्रयू जैक्ट के साथ में। बहुत सारे लोगों को अभी तक भी नहीं पता होगा लेकिन एंड्रयू जैक्ट जिस दिन फाइनल पोजिंग करने आए थे तो उन्होंने जो म्यूजिक सेट कर रखा था, हर एक बॉडी बिल्डर का एक म्यूजिक होता है, उसी म्यूजिक पे वो पोजिंग करता है। कई महीनों से पोजिंग प्रैक्टिस करते आता है उसी म्यूजिक पे। वो म्यूजिक चला ही नहीं, उसकी जगह कुछ 3 म्यूजिक अलग अलग एकदम से किसी डीजे वाले ने पीछे से चला दिए और एंड्रयू जैक्ट पोजिंग नहीं कर पाए। बार बार इधर उधर देख रहे थे, परेशान हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे मैं क्या करूं, और आखिरकार मायूस होकर के स्टेज से चले गए। बॉब चिकरालो ने कहा भी कि आप पोजिंग करो, नो मैटर व्हाट, वो लोग सामने जो बैठे हुए हैं आपकी बॉडी देखना चाहते हैं, आप पोज करो। लेकिन एंड्रयू जैक्ट से वो चीज नहीं हो पाई। बहुत सारे लोगों को लगा एंड्रयू जैक्ट गुस्से में है। उन्होंने अभी एक पोस्ट डाल करके बताया कि मैं गुस्से में नहीं हूं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन लोगों ने मेरे साथ में अलग अलग म्यूजिक चलाया और मेरे को अलग अलग तरीके से मेरी सारी पोजिंग रूटीन को बिगाड़ करके रख दिया। दोस्तों बहुत सारे लोग शायद आप में से रियलाइज ना करें लेकिन एक बॉडी बिल्डर के लिए पोजिंग म्यूजिक बहुत ज्यादा अहम होता है। आप खुद ही सोच के देखो ना, एक बॉडी बिल्डर कई सालों की मेहनत करता है, सिर्फ स्टेज पर वो 1 मिनट या 1.5 मिनट बिताने के लिए, वो 1-1.5 मिनट कितने कीमती होते हैं उसके लिए। उसमें वो अपनी बॉडी को बेस्ट तरीके से पोजिंग कर करके, स्टाइल मार मार के म्यूजिक के ऊपर में अट्रैक्टिवनेस, एनर्जी और पैशन के साथ में पोजिंग करता है। वो म्यूजिक के साथ में ही सिंक्रोनाइज होती है सारी चीजें। आप ऐसा समझ लो इस चीज को, जैसा कि मान लो किसी की डांसिंग परफॉर्मेंस है, किसी एक इंसान ने चुना कि मैं ये गाना पर्टिकुलरली अपने डांसिंग परफॉर्मेंस वाले दिन इस पे ही डांस करूंगा, और आप अचानक से वो गाना बजाने की जगह कोई दूसरा गाना बजा देते हो, उसकी तो परफॉर्मेंस ही खत्म हो जाएगी। ऐसे ही एंड्रयू जैक्ट या किसी भी एक बॉडी बिल्डर के साथ होता है, अगर वो उस पोजिंग म्यूजिक पे पोजिंग ना करे और दूसरा म्यूजिक चला दिया जाए, वो बंदा जहां जहां पे एकदम स्टाइल के साथ में, एनर्जी के साथ में कस के हार्ड एकदम पोज हिट कर सकता था, वो वाला म्यूजिक का स्पॉट तो आया ही नहीं, वो म्यूजिक तो चला ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने पोजिंग नहीं करी और उनके साथ ऐसा हुआ। अब इस चीज का शिकार सिर्फ एंड्रयू जैक्ट नहीं थे बल्कि ब्रॉन एंसले भी थे। आपको मैं बता दूं ब्रॉन एंसले के साथ इसी दिन फाइनल्स डे वाले दिन ऐसा हुआ कि बिना पोजिंग म्यूजिक के उन्होंने पोजिंग करी थी, एंसले जैसे एथलीट ने। और यही गड़बड़ कई सारे फिटनेस एथलीट्स के साथ में हुई, जो फिटनेस ओलंपियन एथलीट्स थी, उन्होंने भी बताया हमारे साथ में भी ऐसा करा। ये इतने बड़े ओलंपिया है, सबसे बड़ा दुनिया का शो होता है बॉडी बिल्डिंग का, वहां पर ऐसी गलतियां हो रही है। एथलीट्स कितने ज्यादा नाराज होंगे इस चीज से, और ये होना बनता है। कितनी बड़ी गड़बड़ है, और ओलंपिया वाले कुछ नहीं इसके बारे में एक सॉरी का मैसेज भी नहीं दिया कि हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। यहाँ पर स्कोर कार्ड ग्लिच भी एक बहुत बड़ी गलती थी, पर यहाँ पर मैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। कल वीडियो में आप में से एक भाई ने एक्सप्लेनेशन रखी कि ऐसा भी हो सकता है कि स्कोर कार्ड्स के अंदर जो दोनों को 8-8 पॉइंट्स मिले, तो उसका ये रीजन हो सकता है कि यहाँ पर सैमसन को 3 पॉइंट्स मिल गए हो एक जगह और बाकी पॉइंट्स 2, फिर 111, तो ये कुल मिला के स्कोर बनेगा 8, और हार्डी का भी कुल मिला के स्कोर बनेगा 8। तो उन्होंने बोला कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सोचना अच्छा है पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ डेरेक लैंसफोर्ड को 15 पॉइंट्स मिले थे प्री जजिंग में, जो परफेक्ट स्कोरिंग होती है। इसका मतलब 5 जजेस में से बैठे हुए हर जज ने उनको 3 पॉइंट्स दिए, तभी ये 15 स्कोर बना, और फाइनल्स में भी 15 पॉइंट्स मिले। यानी डेरेक को तो परफेक्ट स्कोरिंग से जजेस ने क्लियर माइंड के साथ में 3rd नंबर पे रखा है और हर जज ने रखा है। तो इसलिए सैमसन को ये 3 पॉइंट्स नहीं मिल सकते क्योंकि वो डेरेक को मिल चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट आता है सैमसन दौदा के ऊपर। सैमसन दौदा ने अभी ये जो ओलंपिया सेमिनार होता है जिसमें कि सारे मिस्टर ओलंपिया एथलीट्स बैठे होते हैं जो जो इस साल जीते, तो सैमसन दौदा बैठे हुए थे, रायन टेरी बैठे हुए थे, सीबम बैठे हुए थे, यहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे। और इस सेमिनार के अंदर सैमसन दौदा ये अनाउंस करते हैं कि मैं अगले साल का आर्नोल्ड क्लासिक खेलने आ रहा हूँ। तो ये कितनी बड़ी बात है, एक मिस्टर ओलंपिया एथलीट अब वापस से हमें आर्नोल्ड क्लासिक खेलते हुए दिखेगा। सैमसन ने बोला भी था मैं मल्टीपल शोज खेलने में बिलीव रखता हूँ, और वो ऐसे एथलीट नहीं है जो साल में एक शो खेलते हैं। ऑल्दो सबकी अपनी अपनी एक तरीका होता है शोज खेलने का। कुछ लोग बहुत ही लिमिटेड शोज खेलते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा शोज खेलते हैं। सैमसन दौदा एक ऐसे एथलीट है जो बहुत ज्यादा शोज वैसे भी खेलना चाहते ही चाहते हैं। उन्होंने ओलंपिया से पहले ही ओलंपिया की कंफर्मेशन 2025 की मिल जाए इसके लिए फिर उन्होंने फ्रांस प्रो खेल लिया था। हालांकि उसके बाद मिस्टर ओलंपिया भी बन गए और अब लाइफ टाइम ओलंपिया की क्वालिफिकेशन के पास है। सैमसन फिर कहते हैं कि मैं आर्नोल्ड क्लासिक में भी खेलूंगा, क्योंकि उनको अच्छा लगता है ज्यादा से ज्यादा शोज खेलना, वो उस चीज को एंजॉय करते हैं। देखो सबका अपना अपना एक जर्नी होती है।
हालांकि बहुत सारे लोगों को गलत लग सकता है, बट सबका अपना तरीका है। कह रहे हैं कि मैं आर्नोल्ड खेलूंगा, ये एक इनकी अनाउंसमेंट सबसे बड़ी रही यहाँ पर दोस्तों। फिर उस हिसाब से हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हार्डी शिपन ने भी इस साल आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के सामने बोला था कि मैं अगले साल आर्नोल्ड खेलूंगा 2025 का। तो फिर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हार्डी और सैमसन दोनों अगले साल का आर्नोल्ड क्लासिक खेलने के लिए उतरेंगे। हाँ, हार्डी को उसके लिए वीजा मिलना जरूरी है। अमेरिका और ईरान के अभी इतने खराब रिलेशन है, शायद हार्डी को वीजा ना मिल पाए और आर्नोल्ड खेलना वो चाहे लेकिन फिर भी ना आ पाए आर्नोल्ड में। तो वीजा प्रोसेस की बहुत जानकारी मुझे नहीं है, हो सकता है हार्डी का 2025 में हमें दिखाई दे, लेकिन सैमसन दौदा तो आ रहे हैं और अगले $1 लाख की प्राइज मनी भी ले लेंगे। तो सैमसन दौदा कंफर्म्ड है, हार्डी शिपन भी अपनी तरफ से कंफर्म्ड है, और यहाँ पर एक और एथलीट कंफर्म हो चुका है, वो है एंड्रयू जैक्ट। इन्होंने भी बोल दिया कि मैं भी खेलने के लिए आऊंगा। तो मजा ही आने वाला है। हार्डी, एंड्रयू, सैमसन। हार्डी का कंफर्म जैसे ही एकदम पक्का वाला कंफर्म हो जाएगा ना, तो हमें पता लगेगा एंड्रयू और सैमसन का तो पक्का वाला कंफर्म हो चुका है। मजा आएगा इस बार का आर्नोल्ड, मतलब 2025 का आर्नोल्ड क्लासिक देखने में। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट अगर मैं दूं तो ये आ जाता है हार्डी शिपन के ऊपर ही। हार्डी ओलंपिया से जैसी सेकंड प्लेस लेकर के बैक स्टेज उतरे तो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करी। हार्डी ने बोला कि क्या फायदा इतनी ज्यादा मेहनत करने का अगर कंडीशनिंग की बिल्कुल वैल्यू नहीं है और सारी वैल्यू सिर्फ फुलनेस की और मसल साइज की ही की जाती है। जजेस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइज को प्रेफरेंस दे रहे हैं और मैं इतनी ज्यादा मेहनत करके यहाँ पर कंडीशन आने की कोशिश कर रहा हूँ, ड्राई एज डेजर्ट। इतनी ज्यादा कंडीशनिंग और इतनी ज्यादा मेहनत मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर सिर्फ साइज ही गेम है तो वो तो मैं साइज को चेंज पहले भी कर सकता था। और दोस्तों ये बात आप हार्डी शिपन की प्रेप में और ये बात आप हार्डी शिपन के रिजल्ट्स में देख सकते हो। हार्डी एक समय पर आपको शायद याद होगा वो 2017-18 में गट कैरी किया करते थे और आज हार्डी शिपन तब से बहुत बड़े हो चुके हैं और अब ऐसा वैक्यूम पुल करते हैं, सबसे डीपेस्ट वैक्यूम इन्होंने इस साल के ओलंपिया में पुल करा। इस एथलीट ने सबसे क्रेजी कंडीशनिंग दिखाई। सिर्फ कंडीशनिंग से काम नहीं चलता, इस एथलीट ने साइज भी पुट ऑन करा। जैसे कि चेस्ट के अंदर इतना मास पहले कभी हार्डी शिपन के अंदर नहीं था, बैक में इतना मास कभी इनके अंदर नहीं था, लेग्स में भी ज्यादा मास आ गया था। तो ये एथलीट सिर्फ ऐसा नहीं है पूरे साल सिर्फ रिप्ड होकर के आया, बल्कि सबसे ज्यादा अपनी तरफ से फुल होकर के भी आया है। एक परफेक्ट बॉडी हार्डी शिपन ने दिखाई, पर उन्होंने कहा इतनी मेहनत मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैं इससे ज्यादा बड़ा आ सकता था स्टेज पे अगर सिर्फ बड़ा आना ही गेम है, अगर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी ही गेम है इस स्पोर्ट का। अब दोस्तों ये चीज हार्डी के लिए बहुत ज्यादा मुझे तो बुरी लगी, क्योंकि वो सच में एक ऐसी बॉडी तो लाने लग गए हैं अब जो 90s में एथलीट्स दिखाया करते थे। उस लेवल की ग्रेनीनेस, उस लेवल की कंडीशनिंग सिर्फ हार्डी शिपन में दिखेगी, ना तो डायरेक्ट में दिखेगी ना सैमसन में दिखेगी। मैं आपको बताऊं हार्डी के इतने टाइटेस्ट, इतने रिप्ड ग्लूट्स आपने आज तक कभी देखे ही नहीं होंगे। तो ये बेस्ट थे। इसके अलावा अगर यहाँ से जरा सा भी और ग्रो करते हैं या जरा सा और पतले होने के चक्कर में श्रेड और ज्यादा करते हैं, ये सिर्फ वर्स्ट हो सकते हैं यहाँ से। ये एक परफेक्ट पॉइंट, एक परफेक्ट पीक है हार्डी शिपन की, एब्सोल्यूट बेस्ट फिजिक है। इतना परफेक्ट कोई एथलीट नहीं हो सकता अपने करियर में जो हार्डी शिपन ने अचीव कर लिया है। ये इन्होंने कुछ ज्यादा ही कर लिया है। यहाँ सैमसन दौदा भी कोई कम नहीं थे, वो अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक वो भी लेकर के आए थे। लेकिन इस साल सैमसन दौदा को जब डीपली मैंने देखा ना, तो उनके अंदर से फिर भी पानी निकल रहा था, पसीने निकल रहे थे, वो एकदम ड्राई नहीं थे। हार्डी शिपन वाली ड्राइनेस तो उनके पास बिल्कुल भी नहीं थी। नो मैटर व्हाट, हार्डी शिपन की कंडीशन के आगे सैमसन दौदा, डेरेक लैंसफोर्ड नहीं टिक सकते। तो हार्डी का ये कहना है कि मैंने कंडीशनिंग पाने के लिए इतना सेक्रीफाइस करा है कि जितना किसी ने नहीं करा होगा, वो गलत नहीं है। अब हार्डी ने एक बात बोली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर आपको मेरे से लड़ना है तो आपको आना पड़ेगा ड्राई एज डेजर्ट, तभी आप इसमें सर्वाइव कर पाओगे। सैमसन ऐसे तो नहीं आए थे, सैमसन डेफिनेटली मोस्ट फुलेस्ट तो आए थे, मोस्ट सेपरेटेड तो आए थे अपने हिसाब से, पर ड्राई एज डेजर्ट तो नहीं आए थे। फिर भी ऐसे एथलीट को उन्होंने हरा दिया। इसका मतलब यह है कि कंपटीशन जीतने के लिए आपको ड्राई एज डेजर्ट नहीं आना होता, कंपटीशन जीतने के लिए आपको कुछ और करना होता है। सैमसन के साथ फिर वही वाली कंडीशन मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ, जजेस की प्रेफरेंस पे हमेशा वो इसलिए रहते हैं, वो एक लंबे एथलीट हैं, उनके पास एक एक्स फ्रेम, एक स्ट्रक्चर अच्छा है, एक फ्लो आता है उनकी बॉडी में। सैमसन इनके साथ खड़े होते हैं, इनको दबा देते हैं हाइट के कारण, इन दोनों ही एथलीट्स को। ये दोनों डेफिनेटली ये तो चाहते हैं कि हम लोग और बड़े होते जाएं और कंडीशन होते जाएं, बट जजेस यहाँ पर सिर्फ इन चीजों से खुश नहीं हो रहे हैं। जजेस को चाहिए एक स्ट्रक्चर, एक हाइट। ओलंपिया इज अ शेप कॉन्टेस्ट, नॉट ओनली कंडीशनिंग कॉन्टेस्ट। अगर सिर्फ कंडीशनिंग का ही कॉन्टेस्ट होना था तो 2019 में सबसे ज्यादा कंडीशन हार्डी शिपन थे। ब्रेंडन करी को क्यों जिता दिया, वो तो 6 वीक्स आउट लग रहे थे। तो अब तो ओलंपिया में यही वाली चीज रही है कि इन लोगों को वो वी टेपर, एक्स फ्रेम, मसल बेलीज राउंड राउंड चाहिए होती है, मसल सेपरेशन चाहिए होता है। हार्डी पे सब चीजें अच्छी हैं, बट उतनी राउंड मसल बेलीज डेफिनेटली नहीं है, उतनी राउंड चेस्ट, उतने राउंड डेल्स डेफिनेटली नहीं है जो सैमसन दौदा पे है। और जजेस को वही चीज इस बार पसंद आ रही थी।
वो तो इंतजार में ही बैठे थे कि सैमसन थोड़े से श्रेडिड आ जाए और हम उनको जिता दे। हार्डी ने इस बार ये बोला मैं और फुल आना चाहता हूँ, अगले साल के लिए मैं ये करूंगा कि मैं और फुल आने की कोशिश करूंगा। ये बात हार्डी ने तब बोली जब वो स्टेज से उतरे थे, और उन्होंने ये भी बोला था कि अब मैं उस कंडीशनिंग को शायद अचीव ना करूं, अब मैं एक अलग ही मसल बैली को लेकर के आने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब हार्डी का गेम प्लान है यहाँ से बड़ा होने का। हार्डी सैमसन से जीत जाएंगे, पॉसिबली तब भी नहीं जीतेंगे। सैमसन के पास जो राउंडनेस है अभी भी, जो साइज है अभी भी, वो उनके फ्रेम के हिसाब से बहुत अच्छा दिखता है, पर हार्डी के फ्रेम पे वो राउंडनेस और साइज ज्यादा